मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम कक्षा 9वीं का इतिहास का सेकेंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे और आज हमें इस चैप्टर को पढ़ना था। तो चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और इस चैप्टर में इतिहास के बारे में, यूरोपीय इतिहास के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा उपयोगी है और क्यों विश्व इतिहास के इस खंड को, इस भाग को एनसीईआरटी ने, भारत सरकार ने हमारे इस खंड में क्यों दे रखा है। बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यदि आप इस चैप्टर पे यदि अपना पकड़ बनाएंगे तो 10वीं में आपको इतिहास में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आपका 9वीं का इतिहास बहुत ही अच्छा जाता है तो ही 10वीं का आपका इतिहास जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका यूरोप में समाजवाद जो चैप्टर है, मैं नाम लिख दूं, यूरोप में समाजवाद, समाजवाद और रूसी क्रांति और रूसी क्रांति, ये जो है क्रमशः आपका चैप्टर का नाम है। अब दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है समाजवाद। देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ समाजवाद। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद होता क्या है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, इस समाजवाद का मूल अर्थ क्या है। लेकिन दोस्तों मैं मूल अर्थ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह समय के साथ बदलता रहता है। बदलता रहता है का क्या मतलब है, मतलब ये है, अगर मैं एक शब्द लूँ मोबाइल, आज मोबाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या केवल फोन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं, मैसेज के लिए भी किया जाता है, टीवी के रूप में एक तरह से दिखने के लिए भी किया जाता है, कैलकुलेटर के लिए भी किया जाता है, कैमरा के लिए भी किया जाता है। आज मोबाइल का प्रयोग 10 तरह की चीजों के लिए किया जाता है। लेकिन जब सर्वप्रथम मोबाइल का आविष्कार हुआ था तो क्या इन 10 तरह की चीजों के लिए किया जाता था? ना, केवल उसका एक ही प्रयोग होता था, बात करने के लिए। उसमें मैसेज भी नहीं होता था। तो फोन जब आविष्कार हुआ था तो उस समय फोन का केवल एक ही अर्थ था, बात करना। आज उसके 10 काम है। तो क्या उसका वही अर्थ है जो आज से 100 साल पहले था? आज से 100 साल पहले मोबाइल का मतलब जो था आज वही है मोबाइल का मतलब? नहीं, शब्द वही है लेकिन मतलब बदल गया। कंप्यूटर ले लें, आज कंप्यूटर का प्रयोग फिल्में देखने के लिए, गाना बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अन्य ना जाने बहुत सारी चीजों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन सर्वप्रथम जब कंप्यूटर बना था तो ये एक तरह का कैलकुलेटर था, ये एक तरह का बहुत बड़ा कैलकुलेटर था जिसका प्रयोग केवल गणना के लिए किया जाता था, केवल गणना के लिए। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटरिंग से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना। उस समय कंप्यूटर का मतलब था गणना, एक बड़ा बहुत बड़ा कैलकुलेटर था। लेकिन आज कोई कहेगा क्या कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है? नहीं, आज कंप्यूटर कुछ अलग ही है। शब्द वही लेकिन अर्थ बदल गया। समय के साथ किसी भी शब्द का अर्थ बदलता रहता है, ये मैं नहीं एनसीईआरटी करना चाहता है। इसलिए आप इस बात को हमेशा यह ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द का समय के अनुसार अर्थ बदलता रहता है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद का संक्षिप्त में यदि जाने कि समाजवाद होता क्या है, समाजवाद का मतलब है जहां पर लोगों की बात की जाए, लोगों के हितों की बात की जाए, लोगों के विकास की बात की जाए, लोगों की सुरक्षा की बात की जाए, लोगों के बारे में बात की जाए, सकारात्मक बात की जाए, वो समाजवाद है। कुछ पार्टियां समाजवाद होती हैं, कुछ पार्टियां समाजवाद की बात करते हैं, कुछ पार्टियां अपने नाम के आगे पीछे बीच में समाजवाद लगाती है। क्यों? क्योंकि वो बताती हैं कि हम समाजवाद की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों की विकास की बात करते हैं, लोगों की हितों की बात करते हैं, समाजवाद है हम। ठीक है, तो ये चैप्टर जिसमें यूरोप में समाजवाद, यानी ये देखते हैं कि किस तरह से यूरोप में समाजवाद आया। आखिर आपने यदि फ्रांस का पहला चैप्टर पढ़ा तो फ्रांस के पहले चैप्टर में क्या था? जो पादरी वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग लोग थे, क्या उनको टैक्स देने का अधिकार था? वो टैक्स नहीं देते थे। उनको जन्म से अधिकार था कि हम टैक्स नहीं देंगे, उल्टा हम टैक्स लेंगे। उनके जन्म से अधिकार था कि बेगारी काम करवा सकते, काम करवा लिए, पगार नहीं देना है। ठीक है, उनको अधिकार था कि हम भेंट ले सकते थे। ठीक,
तो उस समय क्या ये लोग जो ऐसी व्यवस्था थी कि हम टैक्स नहीं देंगे, उल्टा टैक्स लेंगे, भेंट लेंगे, इस तरह की जो चीजें थी, तो उससे क्या किसी व्यक्ति का भला होता था? क्या किसी व्यक्ति का विकास होता था? किसी देश, किसी समाज, किसी परिवार का विकास होता था? नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, नहीं होता था ना। तो अब ये जानेंगे कि यूरोप में जब समाजवाद आया, यानी लोगों की विकास की बात आए, तो आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे यूरोप में समाजवाद आया, जहां पर एक व्यक्ति, एक समुदाय की बात ना करते हुए समुच्चे पूरे समाज की बात की जाने लगी कि पूरे देश का विकास हो, पूरे समाज का विकास हो, पूरे वर्ग का विकास हो। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका जो एनसीईआरटी और कर रहा है, और रूसी क्रांति को पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या, रूसी क्रांति पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमको दो चीजों पर ही फोकस करना है। एक, यूरोप में समाजवाद कैसे आया, और रूसी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति क्यों। पहले चैप्टर में आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा, जिसका उद्देश्य क्या था, राजा महाराजाओं को शासन को उखाड़ कर फेंको, लोकतंत्र लाओ, लोगों का चुनाव हो। अब ये रूसी क्रांति ने किस तरह की विचारधारा दी, इधर भी कुछ क्रांति होगी, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, यूरोप में हर देश में ना जाने कुछ ना कुछ क्रांति हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई। इन सभी क्रांतियों को पढ़ेंगे तो आज पता चलेगा, अतीत को अगर पढ़ेंगे तो आज हमको जानने को मिलेगा कि आज हम ऐसे क्यों हैं। ठीक है, चलिए। तो यूरोप में समाजवाद का, अब इस समाजवाद को पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा कक्षा जो 9वीं का आपका जो पहला चैप्टर, ये भी कक्षा 9वीं का आपका दूसरा चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में आपने क्या देखा, किस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई। क्रांति में हुई तो जो कुलीन वर्ग थे, जो पादरी वर्ग थे, जिनके पास संपत्ति थे, जो कुलीन और पादरी वर्ग थे, ये फ्रांस की आबादी का 5% थे। कितने परसेंट थे, 5%। और पूरे फ्रांस का 60% संपत्ति केवल इन्हीं के पास थी। तो जब्त की गई, विकास की मांग की गई, परिवर्तन की मांग की गई कि नहीं ये टैक्स नहीं देते, इनको भी टैक्स देना है, नहीं इनको विशेष अधिकार प्राप्त है कि बेगारी का काम करवा सकते हैं, भेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। परिवर्तन की मांग की गई। जब परिवर्तन की मांग की गई, जब फ्रांस में ये उथल पुथल हुआ, जब फ्रांस के लोगों ने अपने यहाँ के पादरी और कुलीन वर्ग की संपत्ति जब की और कहा कि ये संपत्ति केवल पादरी और कुलीन वर्ग की नहीं है, बल्कि फ्रांस की 100% आबादी, समुचे पूरे समाज की वो संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है, एक व्यक्ति का ना है। तो जब फ्रांस में इस तरह का उथल पुथल हुआ, तो यूरोप के बाकी जो देश थे, जैसे इटली, जर्मनी, अन्य जितने भी देश थे, यहाँ तक केवल फ्रांस ही नहीं, सॉरी, फ्रांस में जो उथल पुथल हुआ उसे यूरोप ही नहीं, एशिया भी, अमेरिका भी, अमेरिका महाद्वीप में भी उथल पुथल उन देशों में हुआ। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो 600 नंबर का जो पेपर होगा बोर्ड का, उसमें से आपका 180 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 420 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, यही होगा। मान लीजिए आपके क्लास में जो है 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, और मैडम जी ने क्या किया कि किसी 15 बच्चों को क्या किया, बिना प्रैक्टिकल किए ही, बिना प्रैक्टिकल का काम करवाए ही उनको 180 नंबर दे दिया। तो आप और आपसे जैसे जो 35 बच्चे जो बचे हुए हैं, वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे या मांग करेंगे कि मैडम जी उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, आपने उनको ऐसे 180 नंबर दे दिया, हमारा प्रैक्टिकल करवा रही, ये गलत है, हम नहीं प्रैक्टिकल अपना देंगे। या हमें भी क्या 180 नंबर बिना प्रैक्टिकल का चाहिए, या उनका भी प्रैक्टिकल आप लीजिए। तो अगर इनको कुछ अधिकार मिला तो आप भी मांग करोगे कि नहीं करोगे, कैसा छोड़ दोगे, जाने दो, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जब फ्रांस में उथल पुथल हुआ, यानी फ्रांस के लोगों की संपत्ति जब्त की गई, विशेष अधिकार समाप्त किया गया, तो पूरे यूरोप के अन्य जितने भी देश थे, सभी जनता एकजुट होने लगी। कहा ना भाई, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ भी सभी लोग टैक्स देंगे, सभी लोग को टैक्स देंगे, सबकी मजदूरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, इस तरह की बात करने लगे। पूरे यूरोप में लोग परिवर्तन की मांग करने लगे, बदलाव की मांग करने लगी कि बदलाव करो, बिना बदलाव के नहीं हम रह सकते। तो जब बदलाव की मांग की जाने लगी, तो यूरोप में 3 ऐसे वर्ग थे, 3 ऐसे समुदाय थे जो अलग अलग तरह की मांग करते थे। यूरोप में 3 ऐसे समुदाय थे, वर्ग थे, जो अलग अलग तरह की मांग करते थे। अब ये 3 वर्ग, 3 समुदाय कौन थे जो अलग अलग तरीके की मांग करते थे, अब मैं उसको बताता हूँ। एक थे रूढ़िवादी, 3 तरह थे।
एक थे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, अब ये रूढ़िवादी क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि किसी शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह समय के साथ बदलता रहता है। रूढ़िवादी मतलब वो होता है जिसकी ऐसी विचारधारा हो जो वर्तमान समय में या आधुनिक विश्व में विकास के लिए बाधा हो। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना है कि महिलाओं को पढ़ा लिखा क्या करेंगे, उनको जो है 10-12 तक पढ़ा के शादी ब्याह करके उनको घर भेज दो, उनको नौकरी थोड़ा ना करवाना है। तो उनकी ये किस तरह की विचारधारा है? उनकी ये रूढ़िवादी विचारधारा है। और ये विचारधारा किसके लिए नुकसानदायक है? महिलाओं के लिए है। कुछ लोग को हमेशा लगता है कि महिलाओं को हमेशा क्या घूंघट में रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए, जिससे उनकी क्या इच्छाएं और आवश्यकताएं जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित हो जाती है। तो कोई अगर इस तरह का विचार रख रहा है, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समाज, तो उस महिला के विकास में वो बाधक है। तो ऐसे बहुत सारी विचारधारा होती है कि महिला घूंघट में रहना चाहिए, या जो महिलाओं को पढ़ा लिखा क्या करे, या बेटा ही ठीक है बेटी बेकार है। इस तरह की जो विचारधारा होती है क्या ये रूढ़िवादी विचारधारा आती हैं, जो किसी समाज को, किसी देश को, किसी परिवार को आगे बढ़ने पर रोकती है। तो उस समय क्या था, जब परिवर्तन की बात की जा रही थी, तो उस समय एक विचारधारा थे, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। ये क्या बोलते थे? ये बोलते ठीक है भाई, बदलाव बदलाव करना है। ये आधुनिक बदलाव के विरोधी थे। आधुनिक बदलाव के विरोधी थे मतलब थे, ये मतलब था ये पुरानी व्यवस्था ही ठीक है कि राजा महाराजा शासन कर रहे हैं, वही ठीक है, उनको टैक्स लेने का अधिकार है, वही ठीक है, वो टैक्स नहीं देंगे वही ठीक है। मतलब उनको पुरानी व्यवस्था ही सब कुछ ठीक लगती थी। इस तरह के थे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी रीति रिवाज क्या है, हमारी मान मर्यादा क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, पीढ़ी दर से हमारे पूर्वज जो करते हुए चले आए, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमारी संस्कृति है, तो मान मर्यादा है, ये तो हमारी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ये वो सब कुछ है। तो इस तरह की क्या, इस तरह की चीजें वो बात करते थे और पुरानी व्यवस्था ही चाहते थे। जैसे कोई एक पुरुष कह दे कि हमारे घर में, या कोई महिला कह दे कि हमारी जो पूर्वज रहे हैं, जो महिला, वो हमेशा घूंघट में रहते आए हैं, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कभी घर से बाहर नहीं गए, तो हम क्यों जाएं? उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, हम क्यों? तो उनकी विचारधारा कैसी है? रूढ़िवादी है, एक पुरानी, जो आधुनिक विचारधारा से वो मिलना नहीं चाहते, उनको पुरानी ही विचारधारा, पुराने ही ढर्रे उनको पसंद है। तो यहाँ पे ये जो रूढ़िवादी जो लोग थे, ये क्या यूरोप में परिवर्तन की मांग नहीं करते थे। आप मांग करते थे भाई, मांग करते भी थे तो एकदम ना के बराबर। अब क्यों किए मांग के, अभी बताता हूँ। तो पहला तो ये जो लोग थे रूढ़िवादी, ये क्या करते थे, ये जो करते थे, ये परिवर्तन की मांग ही नहीं करते थे। तो हुआ क्या कि जब यूरोप में घटना घटी, तो पहले तो इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन 100 साल बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि पुरानी व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, बीमारी आ रही है, तमाम समस्या आ रही हैं। तो इनको लगा कि पुरानी व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए। जैसे आज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ठीक है, पहले के जमाने में महिलाओं को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन मुझे लगता है आज के जमाने में महिलाओं को ठीक है पढ़ाना उड़ाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये बोलेंगे ठीक है, पहले के समय घूंघट घूंघट प्रथा चलता था, आज के समय अगर कोई महिला घूंघट करती तो अच्छी बात है, नहीं करती तो हमें क्यों, कोई बात नहीं, चलता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे अगर घूंघट की बात कर लीजिए, घूंघट, ठीक है, घूंघट की अगर बात की लीजिए, घूंघट की अगर बात की जाए, तो घूंघट में क्या तीन तरह के लोग देखने मिलेंगे। एक तो एकदम पूरी रूढ़िवादी मिलेंगे कि ना घूंघट होना ही चाहिए। एक होंगे जो कहेंगे ठीक है भाई, अगर कोई घूंघट करता है तो ठीक है, नहीं भी करता है तो भी ठीक है, वो मध्यम होंगे। और एक किस तरह होंगे, अरे भाड़ में जाए, एकदम बेकार चीज है, ये गलत है, महिला क्यों रहे, पुरुष नहीं रहते तो महिला ही क्यों रहे, इस तरह के भी लोग होंगे। तो तीन तरह के लोग आपको समाज में दिखने मिलेंगे। तो पहले तो ये रूढ़िवादी कुछ इस तरह के लोग थे कि पुरानी व्यवस्था ही चलने दो, राजा महाराजाओं का शासन चलने दो, ये दो वो दो, ऐसा पुरानी व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता, 100 साल बीता, जब गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तमाम बीमारियां आने लगी, तमाम समस्या आने लगी, तो इन्होंने कहा ठीक है पुरानी व्यवस्था थोड़ी बहुत फेरबदल कर दो, कुछ चेंज कर दो। लेकिन मानते थे कि हमारी रीति क्या है, रिवाज क्या है, संस्कृति क्या है, इन्हें ज्यादा हम बदल नहीं सकते। तो यह रूढ़िवादी विचार था जो परिवर्तन के सख्त विरोध में थे, परिवर्तन की मांग नहीं करते थे। तो ये क्या रूढ़िवादी थे, ठीक है। अब दूसरे कौन थे, अब दूसरे आ जाइए। अब जो दूसरे वो लोग थे जो परिवर्तन की मांग करते थे, वो थे उदारवादी। उदारवादी,
अब जो दूसरे थे जो परिवर्तन की मांग करते थे, ये थे उदारवादी। अब उदारवादी कौन थे? उदारवादी जो थे वो कहते थे आधुनिक जो विचार है उससे मानते थे। ये कहते थे भाई, ये कहते थे कि सबको जो है, उदारवादी जो थे उदारता बढ़ते थे। उदारवादी से आप समझते कि उदार है ना, तो ये उदारता बढ़ते थे। ये बोलते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान मिले, इज्जत मिले, जगह मिले, क्योंकि उस समय भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट उनका धर्म जो था कई सारे भागों में बटा हुआ था। जैसे हमारा जो है हिंदू धर्म है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, बटा हुआ ना। तो क्या सभी बटा हुआ है, तो क्या सभी धर्मों के साथ एक साथ व्यवहार होता है? सभी एक ही धर्म में इतने सारे वर्णों के साथ एक साथ समान व्यवहार होता है? नहीं होता है। व्यवहारिक में तो होता ही नहीं है। क्या इनमें और इनमें क्या समान रूप से व्यवहार होता है? कभी नहीं होता है। व्यवहारिक रूप से तो ये होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उस समय भी जो ईसाई धर्म में जो कैथोलिक थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, इस तरह के जितने भी लोग थे, जो कैथोलिक थे, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, ये कहते थे कि जितने भी लोग हैं धर्म में, उन सबको समान इज्जत मिलनी चाहिए। यानी सबको समान सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, सबको जगह मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह उदारवादी मानते थे। फिर ये मानते थे कि जो विशेषाधिकार है, कि कोई टैक्स देगा, कोई नहीं देगा, उसको समाप्त करो। फिर इसके साथ साथ ये मानते थे कि महिलाओं को भी एक तरह से अधिकार उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। दास प्रथा की ये जो चीजें हैं उसको जो है समाप्त होनी चाहिए। और बेरोजगारी जो है उसको हटाओ, सबको जो है रोज रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी आवश्यकता दो। इस तरह की चीजों का ये लोग मान करते थे उदारवादी को, जिसमें समाज के सभी लोग को लेकर चलते थे। और इसके साथ साथ क्या, ये चुनाव की भी बात करते थे। एक बात जानिएगा, चुनाव की बात करते थे, लेकिन जो चुनाव की बात करते थे यहाँ पर थोड़े से ये कटु हो जाते थे। कटु हो जाते थे मतलब ये सब कुछ चीजें बात तो करते थे, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई हटाओ, ठीक है, सबको समान इज्जत दो, सबको स्वतंत्रता दो, सबको अधिकार दो, सबको शिक्षा दो, सबको स्वास्थ्य दो। इस तरह की बातें तो करते थे, लेकिन इसके साथ साथ जब चुनाव की बात आ जाते थे तो बोलते थे वोट डालने का अधिकार केवल अमीरों को हो। यानी कहते थे जब चुनाव हो और वोट डालने का केवल अधिकार किसको हो? केवल और केवल किसको हो? केवल और केवल अमीरों को। यानी जिनके पास संपत्ति है वही वोट डाल सकते हैं। और संपत्ति का क्या मतलब, वो निर्धारित रहता था कि जो इतना टैक्स देता है, इतने दिन की मजदूरी जितना, जैसा हो गया कि जो 10 दिन जितनी मजदूरी, मान लीजिए 10 दिन की मजदूरी, मान लीजिए 10,000 रुपये है, मान लीजिए कि 10 दिन की जो मजदूरी है वो 10,000 रुपये है। और कोई कह दे कि जो 10 दिन जितनी मजदूरी जो टैक्स दे वही का वोट डाल सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो महीने में केवल 20,000 कमाता है, जो महीने में केवल क्या 20,000 ही कमाता है। अब 20,000 कमाता है तो वो जो है केवल 200 रुपये ही टैक्स देता है। अब उसको ये कह दिया तुम तो भाई 200 ही टैक्स देते हो, 10,000 थोड़ा ना टैक्स देते हो, तो कमाता ही नहीं उतना, टैक्स कहाँ से देगा? तो उससे अब ये कह दिया भाई आप वोट नहीं डाल सकते थे। तो वहाँ पे भी ये लोग ऐसी व्यवस्था डालते थे कि जो इतनी मजदूरी जितना जो है कोई टैक्स दे, या जिसके पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है। तो ये उदारवादी थे। इसलिए उदारवादी पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं थे। यहाँ पर ये चूक जाते थे, यहाँ पर ये कटु हो जाते थे। बाकी एकदम विकास की, सबको साथ लेकर चलने पर ये लोग विश्वास रखते थे, ये भी परिवर्तन की मांग करते थे। अब चलिए तीसरे कौन थे उनको जान लेते हैं। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ चीजें आपको समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कोई चीजें आपको समझ में ना आए। और एक बात बता दूं, देखिए डेली जो है ना, मैं शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे मैं लिख दूं, शाम 6 बजे, शाम 6 बजे जो है मैं लाइव क्लास चलाता है, LIVE लाइव। ठीक है, मैं डेली शाम 6 बजे मैं लाइव क्लास चलाता हूँ, आप लोगों के लिए चलाता हूँ। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप वीडियो आते देख के भाग जाते हैं, बोलते कमेंट करने जा रहे हो। देखिए कोई भी समस्या है, कोई चीजें मैं बताऊँ ना समझ आए तो कमेंट करके करिएगा, लाइव चैट में हो तो उसमें कमेंट करें। आज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करें और हमारा हौसला आप बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जोड़ें। ठीक है, चलिए तो तीसरे कौन थे? अब तो रूढ़िवादी, उदारवादी दो हो गए। अब तीसरे थे रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या होता है? जो रेडिकल होता था आधुनिक विचारधारा से, यह भी इसी तरह थे। ये जो रेडिकल थे ये भी कुछ किस तरह, ये उदारवादी लोगों की तरह था, बस थोड़ा से अलग थे। ये क्या करते थे
ये जो लोग थे ये कुलीन या पादरी वर्ग का तो विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये जो जमींदार हैं, जो सामंत है, उनका विरोध करते थे। ये बोलते थे कि जो जमींदार हैं, जो सामंत है, जिनके पास विशेष अधिकार है, क्योंकि ये भी मानते थे कि जो जमींदार, ऐसा नहीं कि वहां पर जमींदार नहीं होते थे, वहां भी होते थे जमींदार। ये बोलते थे जो जमींदार हैं, जो सामंत है, ये बोलते थे कि जो जमींदार, जो सामंत है, इनके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को छीना जाए, क्योंकि जो जमींदार है, सामंत है, क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पादरी और कुलीन वर्ग लोगों की संपत्ति छीनी गई थी, इन जमींदारों और सामंत की उनकी संपत्ति भी नहीं छीनी गई। तो ये कहते थे कि जो जमींदार है, सामंत है, इनकी संपत्ति छीनी जाए, इनके विशेष अधिकार को समाप्त किया जाए, अन्य तरह की बदलाव की बात की जाए। तो ये भी क्या कुछ इसी तरह के बदलाव की ये भी बात करते थे। तो ये और ये यानी क्रमशः ये जो दो हैं, उदारवादी और रेडिकल, ये क्या करते थे, ये बदलाव की मांग करते थे। ये और ये यानी ये जो दो हैं, ये जो दो लोग हैं, उदारवादी और रेडिकल, बदलाव की मांग करते थे। तो आप ये तीन जो विचारधारा वाले जो लोग हैं, ये जो तीन विचारधारा वाले जो लोग हैं, इनका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो तीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है कि यूरोप में परिवर्तन के लिए किस तीन तरह की विचारधाराएं थी। ये तीन ही लोग थे, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और एक बात और, पीडीएफ के लिए ओंकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, आपको इतना समझ में आ गया। तो यूरोप में बदलाव की मांग चल रही थी, परिवर्तन की मांग चल रही थी, इस तीन तरह की विचारधारा रखने वाले लोग थे। अब दूसरी बात मेरी जानिए, दूसरी बात, अब जो कि समाजवाद आ रहा है, जो कि मैंने बताया समाजवाद में लोगों की कल्याण की बात की जाती थी। अब ये लोगों की कल्याण की बात कैसे आई वो मैं बताता हूँ। देखिए हुआ क्या कि जब इंग्लैंड में, हुआ क्या जब इंग्लैंड में जब औद्योगिक जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जब इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, हुआ क्या कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, तो इस क्रांति से क्या हुआ, इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए हुआ क्या कि जब इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो इस औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जैसे उद्योग हुआ, कृषि हुआ, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी औद्योगिक जो क्रांति होती है वह एक तरह का विचार नहीं है, वह एक तरह का सतत चलने वाली एक घटना, एक प्रक्रिया है। यानी औद्योगिक क्रांति हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में क्या मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं आया था, तो उससे पहले क्या कृषि में हम मशीनों का प्रयोग नहीं करते, उद्योगों में मशीनों का प्रयोग नहीं करते। आज देखिए कृषि में हम सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं, और जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, और फसलों की कटाई के लिए हम क्या कंपाइन का उपयोग करते हैं कि नहीं करते। तो ये क्या है, मशीन ही तो है। तो कृषि में औद्योगिकरण आपको दिख रहा है। तो हुआ क्या, उस समय यूरोप में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ, कृषि में औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों में औद्योगिकरण हुआ, जहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीन लगाए जाने। अब ऐसा आप समझिए, अब आइए ये बात को अब जरा मानिएगा। मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं हाथ से, खेत को जुताई, बुआई, सिंचाई और फसलों की कटाई, और आप लाकर भाई उस आदमी को, उस भूमि के मालिक को जो है आप कोई मशीन दे रहे हो, जो फसलों की कटाई करती है। तो पहले यहाँ पर फसलों की कटाई के लिए 10 लोग लगते थे, और वो मशीन ही उस सभी फसलों की कटाई कर दे रही है, और उस मशीन को चलाने के लिए केवल 2 लोग चाहिए। तो इससे क्या हुआ, काम ज्यादा हुआ, काम आसान हुआ, काम कम समय में हो रहा है। लेकिन पहले उस खेत में 10 लोग लगते थे, अब 2 ही लोग की जरूरत है, तो 8 लोग क्या हुए, 8 लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए, 8 लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए, बेरोजगार हुए। मान लीजिए उद्योग है, उद्योग में मान लीजिए 10 लोग मिलकर दिन भर में जो है 25 कपड़े बना रहे हैं। अब आप मान लीजिए कोई जो है मशीन आ गया, अब ये मशीन क्या कर रही है, जो है दिन भर में जो है 30 कपड़े बना रही है।
अब इस 30 कपड़े बनाने की जो मशीन है उसको चलाने के लिए केवल 3 लोग ही चाहिए, तो क्या हुआ, 7 लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए, बेरोजगार हुए। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो इससे क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जिन जिन क्षेत्रों में मशीनों लगाए गए वहां पे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दिखी, और बेरोजगारी की दिखी यानी लोग काम नहीं कर पा रहे, और लोग काम नहीं कर पाए तो पैसे नहीं आ रहे, और पैसे नहीं आ रहे तो गरीबी बढ़ रही है। इस तरह की चीजें हुई। तो उसमें औद्योगिक क्रांति से दो चीज देखने को मिली। पहला, जितने भी गरीब वर्ग के लोग थे वो दो तरह की चीजें देखने को मिली। पहला, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। दूसरा क्या हुआ, औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ, जो गांव की जो जनसंख्या थी, जो गांव में लोग रहते थे वो धीरे धीरे क्या शहर जाने लगे, वो धीरे धीरे क्या ये क्या शहर जाने लगे, और शहरों की आबादी बढ़ने लगी, शहरों की आबादी बढ़ने लगी, लोग शहर में रहने लगे, और शहरों की आबादी बढ़ने लगी। इस वजह से लोगों के मकान, लोगों के घर छोटे छोटे होने लगे, और शहरों में कई तरह की समस्या आने लगी, जैसे सफाई की समस्या, बीमारी की समस्या, इस तरह की समस्या क्या शहरों में प्राय देखने मिली। और जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति से जो उद्योगपति थे, कौन थे, जो उद्योगपति थे, उनका खूब फायदा हुआ। यानी जो पैसे वाले थे, जो रईस थे, जो अमीर थे, औद्योगिक क्रांति से अब ज्यादा चीजें बना रहे। पहले 25 लोग मान लीजिए लगते थे, जैसे मान लीजिए पहले क्या 25 थे, 25 में पहले जो थे 10 थे, 10 मिलकर 25 कपड़ा बनाते थे, और इनको ज्यादा पगार देना पड़ता। अब मशीन सस्ते में आ गई, बढ़िया आ गई, सालों साल चलेगा। अब ये 30 कपड़े बना जा रहे हैं, और ज्यादा कपड़े बना जा रहे हैं। अब ये कपड़े अपने देश में तो बेच रहे हैं, प्लस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अन्य सारे देशों में ले बेच रहे हैं, अन्य सारे महाद्वीप देशों में ले बेच रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। इससे क्या होने लगा, उद्योगपति के पास खूब पैसा आने लगा, खूब पैसा आने लगा, और ये खूब अमीर होने लगे। वहीं पर क्या मशीनों को आने से, बहुत ज्यादा मशीनों को आने से क्या होने लगा, लोग गरीब होने लगे, बेरोजगारी आने लगी, अन्य समस्या आने लगी। जैसे हम ये कहते हैं ना कि अरे जापान बहुत आगे देश है, जापान में इस तरह की मशीन का प्रयोग किया था, उस तरह के मशीनों का प्रयोग है, जापान में इस काम के लिए भी मशीन है। तो क्यों है, क्योंकि जापान की आबादी बहुत कम है, जापान की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, जापान की आबादी ज्यादा भी नहीं, प्लस उत्पादनता बहुत ज्यादा करता है, उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। जापान किसी भी फील्ड में चल जाओ, उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है, जो किसी चीज को बनाने की बात की जाए तो बहुत ज्यादा बनाता है, बहुत सारी चीजों को निकालता है, बहुत सारी चीजों को बनाता है, लेकिन उसके देश की आबादी ही नहीं है। जापान 100 कपड़े बना रहा है, 100 कपड़े बनाने के लिए 10 लोग लगे तो 10 है ही नहीं उसके देश में, एक ही आदमी है। तो ज्यादा ज्यादा हर चीज के लिए वो मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए जापान में आबादी है नहीं, हर सामान बना रहे वो लोग, हर वस्तु बना रहे हैं, तो मशीन से बनाएंगे जब लोग नहीं है। हमारे देश में क्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ आबादी है। यदि हम अपने देश में बहुत ज्यादा मशीन ला रहे जापान को देखकर, तो हमारे लोग क्या करेंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो अधिकांश लोग गरीब है, श्रमिक है, पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करते हैं। अगर हर जगह मशीन 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 आ जाए तो लोग बेरोजगार होने लगे, गरीबी बढ़ने लगी, देश में समस्या आने लगी। इसलिए सरकार क्या करती है, अपने देश में किस क्षेत्र में कितना मशीन होगा, कितना नहीं मशीन होगा, उसका भी नियंत्रण रखती है, उसका भी ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि मशीन मशीन इतना मशीन कर दिए कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि मशीन बिल्कुल नहीं की है और हम पिछड़ गए। इसलिए सरकार इसका चेक एंड बैलेंस करती है, बराबर लेके चलती है कि इतना मशीन हो प्लस इतना हाथ से काम हो। जापान में लोग ही नहीं है, लोग बहुत कम है, इसलिए ज्यादा काम मशीन से होता है। ठीक है। तो जब मशीनों का प्रयोग होने लगा तो गरीब तो एकदम गरीब होने लगे, अमीर थे ये उद्योगपति खूब पैसा कमाने लगे। जो चीज बनाते थे अपने देश में बेचते थे, पड़ोस के देश में बेचते थे, दूसरे महाद्वीप में जाकर व्यापार कर करके बेचते थे, खूब पैसा कमा रहे थे। इससे क्या होने लगा, अमीर और अमीर होने लगा, गरीब और गरीब होने लगा। और तब गरीब और की समस्या तब बढ़ जाती थी जब कभी कभी बाजार में क्या एक तरह से मांग कम हो जाती है, डिमांड और सप्लाई कम हो जाती है। जब कभी कभी उद्योगपति जो होते थे इनके लोग सामान कम खरीदने लगते थे। जैसे मान लीजिए कोई उद्योगपति, उसने एक महीने में 100 कपड़े बेचे और इस महीने में उसने केवल 60 ही बेचा, उसको लगता है कि अगले महीने 70 ही बेचेगा तो 70 ही बनाएगा, तो एक दो को निकाल देते थे, या दो को पगार नहीं देते, या साइड कर देते थे, छुट्टी दे देते थे। तो उससे क्या और बेरोजगारी बढ़ जाती है और समस्या बढ़ जाती थी। इस तरह की क्या समस्या होने लगती थी। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो धीरे 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 क्या होने लगा, 100 साल में कितना, 100 साल में धीरे धीरे क्या होने लगा, अमीर अमीर होने लगा, अमीर अमीर होने लगा, और गरीब गरीब क्या होने लगा, गरीब गरीब होने लगा, अमीर अमीर होने लगा, गरीब गरीब होने लगा।
अब तो भाई फ्रांस की क्रांति हो गई, राजा महाराजों का शासन को उखाड़ के सबने तो फेंक लिया। लेकिन हम यहाँ पर नई समस्या जन्म ले रहे हैं कि अमीर अब अमीर हो गया, गरीब गरीब होने लगा। तो जितने लोग गरीब थे उनको लगने लगा कि अरे यार जो हम गरीब है ना, इन अमीरों की वजह से गरीब है, क्योंकि उनको लगता है कि हम इनके फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं, हम इनके कारखानों में जाकर करते हैं, इतना कमर तोड़ मजदूरी करते हैं और सारा सारा मुनाफा ये ले रहे हैं। और उस समय होता भी था, उस समय क्या होता था, जो फैक्ट्रियाँ होते थे, उसमें जो फैक्ट्रियाँ होते थे, उन फैक्ट्रियों में जो मजदूर होते हैं वो 15 घंटे काम करते थे। 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 15 घंटे काम करते थे। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये जो है काम करते थे। 15 घंटे काम करते थे। उतना काम तो करते थे लेकिन उनकी मजदूरी उतनी नहीं दी जाती है। आज भी देख लो, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री आपको मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में देखने मिल जाएगी, जहाँ पर कुछ लोग 12-12 घंटे काम करते हैं और वहाँ पर उनको सैलरी कितनी दी जाती होगी, 8,000, 9,000, 12,000, 15,000, और काम 12 घंटे काम, इतना ज्यादा दी जाती थी। तो वहां भी ऐसा था कि ये लोग 12-15 घंटे काम करते थे, 15 घंटे काम करते थे और मजदूरी बहुत कम मिलती थी। धीरे धीरे बीते बीते जब 100 साल हो गया, 100 साल लगभग हो गया, तो इनको लगा यार हम तो 100 साल लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति बर्दाश्त करेगा तो एक सीमा तक बर्दाश्त करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो 15 घंटे काम करते थे, मजदूरी भी कम मिलती थी और दुनिया में समस्या आती थी। और औद्योगिक क्रांति में जैसे 100 साल हो गए तो अमीर खूब पैसा कमा के खूब अमीर हो गए और गरीब और गरीब होने लगा। उसके बाद इनको ये लगा कि पहला तो हमको इतना ज्यादा हम काम करते हैं, दूसरा हमको क्या सैलरी बहुत कम दी जाती थी। तो उनकी एक ही मांग थी, या तो काम के घंटे कम करो या तो सैलरी बढ़ाओ। जैसे मान लो कोई मजदूर है, यदि वो से बोलो 12 घंटे काम करो, अगर उसे आप 8,000 दोगे तो काम करेगा नहीं। लेकिन आप बोलोगे 15 घंटे काम करो, हम जो है तुमको महीने का जो है तुमको 50,000 देंगे, तो उसको लगे यार 12 घंटे में वहाँ काम करता था, मुझे 30,000 मिलता था, ये तो 50,000 दे रहे हैं, चलो मैं करूंगा। वो तुरंत तैयार हो जाए, नहीं देखेगा 15 घंटे है, वो क्या लगेगा, चलो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मैं काम करूंगा। हमारे लोग काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बस उनको सैलरी ज्यादा दो। ऐसे भी हमारे लोग उसमें क्या नहीं रहे होंगे, लेकिन उस समय क्या ज्यादा काम करवाया जाता था, प्लस का सैलरी कम दिए जाते थे। तो उनको ये लगने लगा कि जो उद्योगपति है इनकी वजह से हमारी स्थिति खराब है। और उनको लगता था कि हम जितना मेहनत करते, जितना मजदूरी करते हैं, उससे हमारी सैलरी कम मिलती है। उसके साथ उनको ये लगने लगा कि जो तुम हो अमीर वो हमारी वजह से हो। फिर उसके बाद कुछ लोग आए, तो इस तरह की स्थितियां बनने लगी। और एक तरह से क्या होने लगा है, एक तरह से जो गरीब है अमीर है, जो गरीब है उनके अंदर क्या असंतोष होने लगा। क्या होने लगा, असंतोष होने लगा, असंतोष होने लगा, असंतोष होने लगा। और जब असंतोष होने लगा तो उससे क्या हुआ, कुछ लोग आए, असंतोष होने लगा। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स। अब देखिए कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि, अब देखिए कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे, एक दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो उद्योगपति है, जो उद्योगपति है, ये अमीर बनते हैं गरीबों को मेहनत से, श्रम से। क्योंकि हम मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में, हमारे मुनाफे से ही, हमारे मेहनत से उतना मुनाफा कराते हैं और हमको उतना नहीं देते। तो ये बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्ट्री हैं, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री है, अगर उस फैक्ट्री में मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग काम कर रहे हैं, अगर उस फैक्ट्री का मान लीजिए हर महीने यदि 50 करोड़ का मुनाफा कमाता है, 50 करोड़ का मुनाफा कमा रहा है, तो किसकी वजह से कमा रहा है, इन 100 मजदूरों की वजह से। तो ये बोलते थे कि जो फैक्ट्री है, जो मिल है, जो उद्योग है, जो कंपनी है, इस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, बल्कि पूरे समुदाय, पूरे देश का नियंत्रण हो। जैसे यदि मान लीजिए 100 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब मुनाफा कितना हो रहा है महीने का, 50 करोड़, और इन 100 को सैलरी कितनी दी जा रही है, मान लो 10 लाख इनको सैलरी दे दी जा रही है। और उस व्यक्ति को इस फैक्ट्री को चलाने में अन्य खर्च भी ले ले तो मान लो आ जा रहा है 50 लाख। तो शुद्ध रूप से वो जो व्यक्ति है, अब हम ले लेते कि मान लीजिए 49 करोड़ उसको फायदा हो रहा है, तो 49 करोड़ उसको फायदा हो रहा है ना, 1 करोड़ में सारा लागत, भर्ती होती सब निकल जा रहा है, सब उसका लग जा रहा है, लेकिन मुनाफा कितना हो रहा है उसको 49 करोड़। तो कार्ल मार्क्स कहते थे यदि इस फैक्ट्री पर पूरे देश, पूरे समुदाय, पूरे जनता का नियंत्रण होता है, एक तरह से फैक्ट्री सार्वजनिक होता, तो इससे क्या होता था, सार्वजनिक होता तो क्या होता था, जो लोग 15 घंटे काम कर रहे हैं वो 15 घंटे काम नहीं होते, वो 8 से 12 घंटे काम होते।
जो उनको 8,000 रुपये जो सैलरी दी जा रही है, वो 8 किया महीने का 35,000 कम से कम उनको सैलरी मिलेगी। महीने की क्या 35,000 उनको सैलरी मिलेगी। प्लस क्या होगा, सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। प्लस क्या होगा, ये जो मुनाफा जो उद्योगपति अपने पास रख रहे हैं, ये तो जब सरकारी हो जाएगा, जब सार्वजनिक हो जाएगा तो सबका होगा। तो इस पैसे का प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कर सकते हैं, लोगों को अपने देश को लोगों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कर सकते हैं, महंगाई को हटाने के लिए, देश के विकास के लिए कर सकते थे। इसलिए कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं होते, जितने भी स्कूल हो, फैक्ट्री हो, मिल हो, कॉलेज हो, वो सरकार की होनी चाहिए, ताकि अगर उससे मुनाफा मिले तो उस मुनाफा के पैसे का प्रयोग पूरे देश, पूरे समुदाय, पूरे समाज के लिए प्रयोग किया जाता था। एक तरह से क्या यहाँ पर समाजवाद आ रहा है, यहाँ पर समाज के हितों की बात की जा रही थी। तो कार्ल मार्क्स ने इस तरह की विचारधारा दिया कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, निजी संपत्तियों का नाश होना चाहिए, और जब तक निजी संपत्तियों का नाश नहीं होगा तब तक गरीब गरीब रहेगा। इस तरह की व्यवस्था थी। और वहां पर क्या, ये सार्वजनिक संपत्ति का सिद्धांत चालू हुआ। जैसे देखते हैं ना कि सरकार रेलवे चला रही है, सरकार पोस्ट ऑफिस चला रही है, सरकार बैंक चला रही है, सरकार ये चला रही है, तो ये क्या क्योंकि सरकार मालिक है, तो कार्ल मार्क्स ने ही इसका सिद्धांत दिया कि इन सभी संपत्तियों का मालिक क्या सरकार हो। अब देखिए जिनके पास सरकारी नौकरी होती है उनको 8 से केवल 12 घंटे ही काम करना पड़ते हैं, उनको सैलरी 35,000 से कम मिलता नहीं। जो ग्रुप डी का जो लेवल का जो काम करता है, सफाई करने का भी अगर कोई काम करता है एक तरह से सरकारी नौकरी में, जो किसी ऑफिस का कोई वॉचमैन है या चपरासी हो, उसको भी कितनी भी कम सैलरी मिलती तो 35,000 से कम नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति अगर जो है काम करता है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी स्कूल में चपरासी का काम करता है तो उसको भी कितनी भी कम सैलरी मिलेगी, तो 35,000 से कम नहीं मिलेगी। कोई व्यक्ति है किसी स्कूल में जो है स्कूल के किसी दफ्तर में चपरासी का वहां नौकरी, तो उसको भी 35,000 कम नहीं मिलती। यानी सरकार कम सैलरी भी नहीं देती, प्लस अच्छा एक समय तक काम करना रहता है। तो ये कहना था कि इन संपत्तियों को, इन निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, उस पर सरकार का मालिकाना हक होना चाहिए। सरकार क्या करे, एक न्यूनतम सैलरी निर्धारित करे कि इससे कम नहीं देना है, एक न्यूनतम समय निर्धारित करे कि इससे ज्यादा काम नहीं करवाना है, और संपत्ति के सरकारी संपत्तियों का मालिक कौन होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। यदि उससे मुनाफा होता है तो देश की भलाई करनी चाहिए। और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। यहाँ जैसे भारत में जैसे मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे का उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, ना कि उससे मुनाफा कराना। मान लीजिए रेलवे अगर रेलवे घाटे में चल रही है, तो रेलवे अगर सरकार घाटे में चली है तो सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका टिकट नहीं बढ़ा सकती है। सरकार कुछ भी कर, रेलवे मान लीजिए घाटे में चल रही है तो सरकार कुछ भी कर सकती है, उसका टिकट नहीं बढ़ा सकती। और बढ़ाएगी तो बहुत ज्यादा टिकट नहीं बढ़ा सकती। क्यों क्यों नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि टिकट इस वजह से रेलवे का बढ़ा सकती है क्योंकि सरकार का रेलवे का सुविधा दे रेलवे का जो सुविधा दे रही है उसका काम करना है लोगों का कल्याण कर रही है। जो रेलवे है वो जनता के सेवा देने के लिए, जो रेलवे है वो जनता के कल्याण के लिए, इसलिए रेलवे घाटे में चले कुछ भी चले सरकार उसका टिकट नहीं बढ़ा सकती। सरकार लोग तो यार रेलवे घाटे में चले, हम इसका जो टिकट है, हम जो टिकट है 10 किलोमीटर का जो टिकट है वो 5 रुपए है, तो 5 से हम 25 रुपए कर दे, 10 किलोमीटर का, सॉरी 10 किलोमीटर का हम क्या करें। जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का टिकट का 5 रुपए है, अब सरकार सोचे कि 5 से हम 25 रुपए कर दे, सरकार नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, सरकार का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, सरकार का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। इसलिए सरकार सार्वजनिक संपत्ति में क्या होता है, भले वो चीजें स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, घाटे में भले ही चले, लेकिन वहां पर जो है आप इतना ज्यादा इनकम नहीं कर सकते कि लोगों को सेवा ना मिले, लोगों को सुविधा ना मिले, क्योंकि आप हो जन कल्याण के लिए। और वहीं पर जो निजी संपत्ति होता है, जो निजी संपत्ति होता है, निजी संपत्ति होता है उसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति का उद्देश्य क्या होता है, निजी जो संपत्ति उसका उद्देश्य क्या, मुनाफा कमाना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो जो है कोई सरकार रेलवे नहीं चला रही, कोई व्यक्ति कोई कंपनी अगर रेलवे चला रही है, रेलवे चला रही है, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है मुनाफा, मुनाफा कमाना, कि बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमको कमाना है, मुनाफा कमाना। अब मुनाफा कमाने के लिए हम चाहे टिकट 1,000 में बेचे, 1,000 में बेचे, चाहे 10,000 में बेचे, क्या उनका क्या मुनाफा कमाना, कि जहां से मुनाफा कमा सको, वो घाटे नहीं सहेंगे। क्या कोई वो घाटे नहीं सहेंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति होगा तो जन कल्याण की बात करेगी, निजी संपत्ति होगा तो किसकी बात करेगी, मुनाफे की बात करेगी। ये किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, और कहा कि इसका क्या अंत होना चाहिए,
इस देश में अमीरी गरीबी तभी समाप्त होगा जब निजी संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में बदला जाएगा, एकीकरण होगा, तो ही क्या राष्ट्रीयकरण होगा, तो ही देश में गरीबी इस तरह की चीजें समाप्त होगी। ये कार्ल मार्क्स ने 1813 के समय उन्होंने अपने दौर में उन्होंने कहा था। आप जरा डेट एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या यूरोप में समाजवाद उभरा, इस तरह से यूरोप में समाजवाद आया और यूरोप में लोग समाजवाद की बात करने लगे कि जनता का कल्याण करो। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आया होगा। मैं इसको पहले इरेज कर दूं, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है आपने इस तरह से क्या यूरोप में जो है, तो यूरोप में समाजवाद कैसे आया आपने इसको पढ़ लिया। अब जो हमें रूसी क्रांति पढ़ने की, रूसी क्रांति फिर कैसे होता है, ये जो है रूसी क्रांति ये आज नहीं हम कल पढ़ेंगे। कल आप हमारे साथ जुड़िएगा शाम 6 बजे, शाम 6 बजे 6 बजे जुड़िएगा लाइव क्लास में। आप सभी लोगों का मैं इंतजार करूंगा शाम 6 बजे लाइव क्लास में। रूसी क्रांति को हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।